नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने अर्थशास्त्र 11th की पुस्तक अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का दूसरा अध्याय आंकड़े का संग्रह का भाग 2 लेकर उपस्थित हुआ। इसके पहले भाग में हमने आंकड़ों के बारे में पढ़ा था, आंकड़ों के स्रोत के बारे में पढ़ा था और प्रश्न कैसे बनाना चाहिए किसी भी साक्षात्कार के लिए उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि आंकड़ा संग्रह का विधि क्या है। आंकड़ा संग्रह का विधि आपने देखा होगा कि कभी कभी टीवी पर टेलीफोन से किसी बच्चों से बात किया जाता है, लोगों से बात किया जाता है या घर के महिलाओं से बात किया जाता है और पूछा जाता है कि किसी राजनीतिक दल के बारे में पूछा जाता है या किसी सीरियल के बारे में पूछा जाता है या पूछा जाता है किसी डिटर्जेंट के बारे में, किसी भी तरह के प्रोग्राम के बारे में। तो उसका मुख्य कारण क्या रहता है, पूछने का कारण क्या रहता है कि वो आंकड़ा बनाना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये कितना पॉपुलर है या इस चीज़ को कितने लोग पसंद करते हैं, मतलब वो आंकड़ा संग्रहित करते हैं। तो आंकड़ा संग्रह करने के लिए मूल रूप से 3 तरीके हैं। एक व्यक्तिगत साक्षात्कार, दूसरा डाक द्वारा सर्वेक्षण और तीसरा टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार। पहला जो है व्यक्तिगत साक्षात्कार। व्यक्तिगत साक्षात्कार क्या है कि जब कोई शोधकर्ता या जानकारी प्राप्त करने वाला जो आदमी है, जब किसी चीज़ के बारे में सर्वे करता है, जब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो वो जिस चीज़ की जानकारी या जिस एरिया की जानकारी करना चाहता है वह उस एरिया के प्रत्येक व्यक्ति से जाके उसके बारे में पूछता है, फेस टू फेस होके सामने जाके उससे पूछता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब आप व्यक्ति से फेस टू फेस बात करते हैं तो आप उसे बता सकते हैं क्लियर रूप से कि हम इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और जो उसका मूल बिंदु होता है ऊपर आप विस्तार से बात कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि वो ऐसा ना हो कि त्रुटिपूर्ण जवाब दे दें या कुछ अलग बताने लगें। तो आप उनको बता सकते हैं कि मुख्य बिंदु ये है और त्रुटिपूर्ण बातों को आप निश्चित रूप से समझा सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका दोष क्या है व्यक्तिगत साक्षात्कार का कि सबसे पहले तो ये बहुत खर्चीला है कि अब हर व्यक्ति से बात करना, सब व्यक्ति के पास जाकर बात करना। दूसरा क्या है कि इसमें जो साक्षात्कार ले रहे हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, वो ट्रेंड आदमी चाहिए कि क्या पूछना है, कैसे पूछना है, ये जानकारी होना चाहिए। और तीसरा क्या कि कभी कभी क्या होता है कि हम अगर किसी बात के बारे में पूछ रहे हैं और फेस टू फेस, तो बहुत से आदमी उस बात को बताने में झिझक महसूस करते हैं। तो ये सब इसमें प्रॉब्लम होता है। दूसरा क्या है कि डाक द्वारा सर्वेक्षण। डाक द्वारा सर्वेक्षण क्या है कि पिछले भाग में हमने इस वीडियो के पिछले भाग में पढ़ा था कि प्रश्न कैसे बनाते हैं। तो प्रश्न जब हम बना लेते हैं तो उसके बाद हम डाक द्वारा उसे लोगों तक पहुंचा के और उनको एक निश्चित समय दे देते हैं कि इतने समय के अंतर्गत, इतने समय के अंदर में आप इसका जवाब लिख के हमें पोस्ट द्वारा हमें वापस डाक द्वारा कर दीजिए। इससे क्या होता है कि जहाँ पर सुदूर है, जहाँ हम नहीं जा सकते हैं या जाना कठिन होता है, वहाँ भी हम डाक द्वारा उसे भेज सकते हैं। या जहाँ पर लोगों के पास टेलीफोन की सुविधा नहीं है या जहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है, तो वैसे क्षेत्रों में भी, मतलब सुदूर इलाकों में भी हम डाक द्वारा भेज सकते हैं और वहाँ पर अपना जानकारी एकत्र कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो साक्षात्कार लेने वाला है या जो जिसको जानकारी प्राप्त करना है, जो सर्वे करने वाला है, वो सामने नहीं होता है, तो आदमी अच्छा फील करता है, वो अपने मन के अनुसार सही से उसका जवाब लिख सकता है, उसे समय अवधि भी मिल जाती है। अब जब इंटरव्यू लेते रहते हैं तो अभी सवाल पूछे और अभी जवाब चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है कुछ समय मिल जाता है आदमी को और वो सोच समझ के सही से उसका जवाब दे सकता है। लेकिन इसमें त्रुटि क्या है कि हम उसको समझा नहीं पाते हैं कि किस मूल बिंदु पर किस विशेष बात को कैसे बताना है, ये हम समझा नहीं पाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि नहीं समझाने के कारण या नहीं समझ रखने के कारण लोग क्या करते हैं कि त्रुटिपूर्ण भर देते हैं या पूरी तरह से सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। और जब पूरी तरह से सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे तो हमारे पास उसका जानकारी नहीं हो पाएगा। कभी कभी क्या होता है कि या तो लोग उसको भेजते ही नहीं हैं, जब उनके पास डाक चला गया तो उसको भरते नहीं है, पूरी तरह से नहीं भरते हैं तो भेजते ही नहीं हैं। और कभी भेज देते हैं तो डाक विभाग की गड़बड़ी के कारण या कभी किसी चीज़ के कारण समय लेट हो जाता है, तो उसका हम सही से फ़ायदा कभी कभी नहीं उठा पाते। तीसरा है टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार। ये क्या है, टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार में फ़ायदा क्या है कि आप बात भी कर रहे हैं और फेस टू फेस उसके सामने हैं, तो वो सही से उत्तम जो भी उनके मन में विचार आता है वो आसानी से उसका जवाब दे पाते हैं, जो भी आप सवाल पूछते हैं। इसमें क्या है कि आजकल तो क्या हो गया है कि ईमेल से आदमी सर्वे कर लेता है
मेल से सर्वे कर लेता है, SMS भेज के आपसे सर्वे करवा लिया जाता है कि आप बताइए ये सुविधा है, ये आपको कैसा लगता है। तो आजकल बहुत पॉपुलर है कि इंटरनेट द्वारा या मेल द्वारा सर्वे किया जाता है। तो टेलीफोन द्वारा जब सर्वे किया जाता है तो उसमें जानकारी पूछते हैं, और सबसे फ़ायदा इसमें क्या है कि आदमी व्यक्तिगत जो सर्वे करते हैं उससे ये सस्ता पड़ता है। और क्या फ़ायदा होता है इसमें कि आप वो जो सामने वाला होता है उस पर आप दबाव नहीं डाल सकते हैं, या किसी बात के बारे में उसको ये नहीं कह सकते हैं वो खुल के उसका जवाब दे पाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि किस बात को कैसे एक्सप्रेशन में, फेशियल एक्सप्रेशन उसमें दिखाई नहीं देता है, आप बता नहीं सकते हैं और स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि उसने किस भाव से, किस विचार से इस बात का क्या जवाब दिया। तो कुछ त्रुटियां हैं, कुछ फायदे हैं, कुछ लाभ हैं इन चीज़ों से। अब क्या होता है कि प्रायोगिक सर्वेक्षण किया जाता है कि जब पूरा सब प्रश्न बना लिया जाता है तो कुछ समूह पर, कुछ लोगों पर इसका प्रयोग किया जाता है कि जब सवाल पूछे जाते हैं कि लोगों से उसका सवाल का जवाब लिया जाता है, जब हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है तो उसका प्रयोग करके देखते हैं। इससे फायदा क्या होता है प्रायोगिक सर्वेक्षण से कि हमें पता चल जाता है कि हमारे प्रश्नों में क्या त्रुटि है, हम किस तरह से किस सवाल को कैसे प्रस्तुत करेंगे तो लोग सही से सही, अच्छा से अच्छा समझ पाएंगे ये। और इसमें प्रायोगिक सर्वेक्षण में ये भी पता चल जाता है कि अगर हमको 5000 लोगों का सर्वे करना है और हम 50 आदमी में कर रहे हैं तो कितना समय लगेगा इसमें करने में, तो समय का भी हम औसतन अंदाजा लगा सकते हैं। यही होता है प्रायोगिक सर्वेक्षण। अगला पॉइंट क्या है, जनगणना एवं प्रतिदर्श सर्वेक्षण। जनगणना एवं पूर्ण जनगणना इसका एक पॉइंट है। जनगणना या पूर्ण जनगणना कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संपूर्ण का जानकारी, जैसे आप सोच लीजिए कि जैसे जनसंख्या गिना जाता है, भारत का जब जनसंख्या काउंट किया जाता है, जब देश का जनगणना किया जाता है तो शहर गांव प्रत्येक घर घर तक, प्रत्येक व्यक्ति तक जाकर उसकी गणना की जाती है, तो उसी को कहते हैं हम लोग जनगणना या पूर्ण जनगणना। इसमें क्या होता है कि जैसे अब भारत देश में हर 10 साल पर जनगणना होता है। जैसे पिछला जनगणना 2011 में हुआ तो बताया गया कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो लगभग 125 करोड़ जनसंख्या। उससे पहले जब 2001 में किया गया था तो बताया गया कि कुल जनसंख्या कितनी है, तो 102.7 करोड़ जनसंख्या थी। तो 10 साल में हमारी जनसंख्या लगभग 17 करोड़ बढ़ गई। अब इसके पीछे हम याद करें तो 1901 में जब जनगणना 100 बरस पहले, उससे पहले जब 100 बरस पहले 2001 से पहले जब किया गया तो हमारी जनसंख्या कितनी थी, 23.87 करोड़। मतलब लगभग 78 करोड़ जनसंख्या 100 वर्षों में बढ़ा, और पिछले 10 वर्षों में हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ गई, 19 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। तो ये तो जनगणना प्रति 10 वर्ष 1881 से ये शुरू किया गया था कि प्रति 10 वर्ष में कितना जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। जनगणना करने से, संपूर्ण जनगणना करने से जानकारी क्या हो जाता है कि हमारे देश में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, बच्चों की जनसंख्या कितनी है, कितने बुजुर्ग हैं, जन्म दर कितना है, मृत्यु दर कितना है, कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, किसको क्या प्रॉब्लम है, औसतन सबका आय कितना है। ये सब जानकारी हमें जनगणना करने से प्राप्त हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि जनगणना करना होता है तभी, या संपूर्ण जानकारी लेनी होती है तभी हम संपूर्ण जनगणना करते हैं। नहीं तो क्या लोग करता है कि सैंपल सर्वे करता है कि हमको लेना है किसी, जैसे आप मान लीजिए कि वैशाली जिला के लोगों का कृषक को अगर हमको आय पता करना है कि कृषकों का क्या आय है, तो हम क्या करते हैं कि पूरे वैशाली जिला में जितने भी खेती करने वाले जो कृषक हैं उन सबको के पास जा जा के हम सर्वे नहीं करते। क्या करते हैं कि सैंपल ले लेते हैं उसमें से, कि हर पंचायत में से एक किसान को चुन लिए, और सब जो होता है जितने भी किसान होते हैं सबका हम आय प्राप्त कर लेते हैं, सभी पंचायत का। और उसके बाद क्या करते हैं कि उसी आय को जितने जनसंख्या में किए उससे भाग दे के हम औसत आय निकाल लेते हैं, और लगभग वो संपूर्ण जितने भी कृषक हैं उनके आय के बराबर होता है। तो जो हम चुनते हैं, जो सैंपल लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आदर्श प्रतिदर्श बोलते हैं, जिसको प्रतिनिधि प्रतिदर्श भी कहा जाता है। जो कि सैंपल लेते हैं, जो आइडियल सैंपल कहा जाता है, कि जिससे मुख्य चीज़ों को चुना जाता है। इसको दो तरह से चुन सकते हैं। एक तो हम यादृच्छिक प्रतिचयन कर सकते हैं, मतलब रैंडम सैंपलिंग ले सकते हैं, या अयादृच्छिक प्रतिचयन करते हैं, नॉन रैंडम सैंपलिंग कर सकते हैं। रैंडम सैंपलिंग क्या है कि अगर हमको 300 कृषकों के बारे में जानना है तो हम उसका 10% मतलब निकालना है, मतलब 30 लोगों को निकालना है। तो क्या करते हैं कि 1 से लेके 300 तक सबके नाम के साथ
एक पर्चा बना के एक डब्बा में रख देते हैं, उसे पूरी तरह से मिला देते हैं। अब प्रत्येक में से एक एक करके हम 30 गो निकालते हैं। तो जो निकालते हैं 100 और जो नहीं निकालते हैं 100, सब पर बराबर संभावना रहता है, बराबर हमारा संभावना होता है कि जो चुना गया है 100 और नहीं चुना गया है 100, सब पर बराबर बराबर संभावना होता है। और जो भी निकलता है उसी को हम क्या करते हैं कि प्रतिदर्श सर्वेक्षण करने के लिए प्रतिनिधि प्रतिदर्श बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं कि रैंडम सैंपलिंग करते हैं। वैसे करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आप उसमें से 30 चुने तो 30 कहीं से भी आ सकता है, हो सकता है इस पंचायत का हो, कोई किसी और पंचायत का हो, मतलब 30 अलग अलग पंचायत के 30 किसानों के बारे में आपने चुन लिया और उनका औसत आय आप उनसे संपर्क करके, प्रत्यक्ष संपर्क करके आप उसको निकाल सकते हैं। और क्या होता है कि यादृच्छिक मतलब नॉन रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है कि इसमें कोई आप पर दबाव नहीं होता है कि आपको ऐसे चुनना है। आपको मतलब 100 लोगों का अगर निकालना है तो आप 10 लोगों को चुनना है तो आप 10 नज़दीकी लोगों का चुन लेते हैं। नज़दीकी परिवार का आय अगर पता करना है, 100 परिवारों का, गांव के पूरे गांव के लोगों का आय पता करना है तो आप 10 परिवार को चुन लेते हैं जो आपके नज़दीकी हैं, आपके रिलेटिव हैं या आपके मित्र हैं, उनके परिवार को चुन लेते हैं। मतलब आपको ये दबाव नहीं रहता कि 100 में से आपको उसके यहाँ जाना है, आप अपनी सुविधा के अनुसार चुन लेते हैं। तो दोनों तरह के जो रैंडम सैंपलिंग है और नॉन रैंडम सैंपलिंग है उसमें कमी भी होता है। हाँ, आप देखते होंगे जिसको बोलते हैं निर्गम निर्वाचन, मतलब एग्जिट पोल। जब कभी चुनाव होते रहता है तो हर चैनल वाले अपने एग्जिट पोल निकालते रहते हैं। तो कैसे निकालते हैं एग्जिट पोल वो? तो वैसे ही कहते हैं कि हम सोचते हैं कि कैसे एग्जिट पोल निकालता है। वो पूछा जाता है कि यहाँ पे ये पार्टी जीत रहा है, वहाँ पे वो पार्टी जीत रहा है, तो हम लोग से तो पूछा नहीं जाता है, सामान्य लोगों से नहीं पूछा जाता। तो वो रैंडम कुछ लोगों को चुन लेते हैं और उन लोगों से वो सर्वे करते हैं। 1000 लोगों को चुन लेते हैं, 1000 लोगों से सैंपलिंग करके निकाल लेते हैं कि हाँ इतने ऐसा होगा। कभी कभी क्या होता है कि उनका वो जो एग्जिट पोल होता है सही साबित होता है, तो कभी कभी गलत साबित हो जाता है। लेकिन वैसे ही करते हैं, रैंडमली निकाल लेते हैं, जिससे कि वो अपना निकालते रहते हैं। यादृच्छिक करते हैं, मतलब रैंडम सैंपलिंग क्या करते हैं कि जहाँ पर वोट गिरा लेते हैं लोग, तो वहाँ पे जाके पूछते हैं कि आप किस पार्टी को वोट दिए। तो वैसे करके वो उसको निकालते हैं। एग्जिट पोल कैसे निकालते हैं ये आप समझ गए। आगे क्या होता है कि तो प्रतिचयन त्रुटि होती है, सैंपलिंग एरर हो जाता है। सैंपलिंग एरर क्या होता है कि जब हम सैंपल लेते हैं, मतलब आपको बताया कि 300 में से हम 30 लोगों को चुन लिए, तो 30 लोगों को जब चुन लेते हैं और अब कभी कभी क्या होता है कि अब 30 लोगों को चुने तो हमें लगा कि त्रुटिपूर्ण है, नहीं सही से बैठा या ज़्यादा या कम हमको लगने लगा। तो हम अगर 300 लोगों का, सब लोगों का अगर सर्वे करें और 30 लोगों का जो करते हैं, तो 30 लोगों के सर्वे में से जो उसका औसत आया और 300 लोगों का जो औसत आया, तो उसके बीच का जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं प्रतिचयन त्रुटियां, सैंपलिंग एरर। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 10 लोगों का हमको निकालना है आय, 10 लोगों का औसत आय निकालना है, तो 10 लोगों में से अगर 3 लोग 500 रुपया प्रति महीना कमाते हैं, 4 लोग 600 रुपया प्रति महीना कमाते हैं और 3 लोग 700 रुपया प्रति महीना कमाते हैं, मतलब सबको जोड़ते हैं तो 7000 आता है। तो 7000 को जब 10 से भाग देते हैं तो औसत कितना आ जाता है? 700 आ जाता है। अब इसी में से हम अगर 2 व्यक्ति को चुने, अगर सैंपलिंग करके 2 व्यक्ति को चुन लें, तो एक 500 वाला एक 700 वाला को अगर चुन लेते हैं तो 2 से भाग देते हैं तो कितना जाता है? 600। तो संपूर्ण और जो सैंपलिंग किए उसमें से मिलाएं तो कितना? 100 का अंतर आ गया। तो यही 100 का अंतर जो है प्रतिचयन की त्रुटियां हैं। और अप्रतिचयन की त्रुटियां क्या होती हैं कि नॉन सैंपलिंग एरर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर बोला जाए कि सब बच्चे क्या करें, अगर स्कूल के टीचर बोलते हैं कि एक मेज का लंबाई नापो, 10 बच्चों को बोला गया कि मेज का लंबाई नापो, तो हो सकता है किसी का ज़्यादा किसी का कम हो। अब इसका कारण बहुत हो सकता है। इसका कारण क्या हो सकता है कि किसी का फीता बड़ा छोटा हो या टूटा हुआ हो, या बच्चा त्रुटिपूर्ण रूप से माप रहा हो। तो इसमें क्या होता है कि किसी तरह से इसको बड़ा कर लें या छोटा कर लें, उसमें एरर हो ही जाता है। एरर होने की संभावना ज़्यादा होती है, ज़्यादा उसमें त्रुटि आने का संभावना होता है। ये कभी हम बोलें किसी को कि लिखो 31 और वो गलती से 31 के बदले 13 लिख दिया, या कभी हम गुण के बारे में बता रहे हैं और वो गुण कोई उसके अवगुण में लिख दिया। तो ऐसे नॉन रैंडमली क्या होता है कि कुछ ना कुछ त्रुटियां आ जाती हैं, जिसको अप्रतिचयन या नॉन सैंपलिंग एरर कहते हैं कि जब हम सैंपल नहीं लिए उसमें से भी एरर प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे ही सांख्यिकी आंकड़ा निकालने वाले देश और राज्य के बहुत से संगठन हैं, जैसे CSO हैं,
NNSO है कि भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण, जो अलग अलग समय में अलग अलग तरह से कोई शिक्षा के बारे में प्राप्त कर लेता है। सांख्यिकी कोई प्राप्त करता है कि कैसा स्वास्थ्य है हमारे राज्य के लोगों का, कोई कुछ, तो हर सर्वे करने वाला अलग अलग कंपनी होता है जो सांख्यिकी तौर से आंकड़ा एकत्र करता है और आंकड़े एकत्र करके हमें उसका रिपोर्ट देता है। उसी रिपोर्ट को जब हम यूज करते हैं अपने लिए, तब जब वो आंकड़ा प्रत्यक्ष रूप से जाके सबसे प्राप्त करता है तो वो प्राथमिक आंकड़ा होता है। और जब उस रिपोर्ट से हम अपना कुछ जानकारी प्राप्त करना होता है या हमको अपना कोई शोध करना होता है, तो हम उस रिपोर्ट से जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो द्वितीय आंकड़ा, द्वितीय तरह का क्या हो जाता है, आंकड़ा हो जाता है। तो ये सब क्या होता है, आंकड़ों के संग्रह करने का ये संपूर्ण जानकारी था। इसके बाद हम अब ये पूरा चैप्टर जब समाप्त हो गया तो हम ये बता सकते हैं लोगों को, या कुछ सवालों का जवाब हम आसानी से दे सकते हैं कि आंकड़ा क्या होता है, आंकड़े कैसे पता करते हैं, प्रश्न कैसा बनाना चाहिए, आंकड़ों का संग्रह कैसे करते हैं, कौन सा आपसे पूछा जा सकता है, आप अपने विचार से उसको बता सकते हैं कि कौन सा जो विधि है संग्रह करने का आपको सबसे आसान लगा, सर्वे कैसे करते हैं, सबसे पहले सर्वे कब शुरू हुआ था। ये सब जानकारी आप आसानी से, या आप खुद आंकड़ा बनाने के लिए या आंकड़ा संग्रह करने के लिए आप तैयार हो सकते हैं या उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब भी बहुत ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करके उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।